हाँ। चलो आज का लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ये स्पेसिफाई क्या है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए, लेकिन जो हम लोग देखने वाले हैं यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, किस तरह से वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं मालूम है किसी को? वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का? नया आइडिया? ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यही हमें आज के चैप्टर में सीखना है, यानी आगे हमें यही करना है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट है आपका वर्कशीट है। ये वर्कशीट के अंदर आपको दिया है, जैसे कि आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कैसे करते हैं, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करते, पूरे फॉर्मेट में वही दिया है। ठीक है, सम में भी आपको एस्टिमेट करना वर्किंग कैपिटल ही, आपका सम भी 15 मार्क्स का जो आने वाला है आपको, ये सम बेस रहेगा आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट में यही लिखना है। देखो फॉर्मेट किस तरह से करना है, फर्स्ट कॉलम में पूरा, अभी ये जो वर्किंग है ना, यहाँ पे सम के अंदर, ये वर्किंग आपको सम के अंदर ही दिखानी है, आपको एक्स्ट्रा से वर्किंग नोट नहीं बनानी है। ठीक है, पूरे कॉलम आपके सम के अंदर ही आएगा और हर एक चीज आपको सम के अंदर स्पेसिफाई रहेगा। फाइन, हर एक चीज आपको सम के अंदर स्पेसिफाई रहेगा। जैसे कि फर्स्ट आपको बोला है कि करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? कॉमन है हमारी 3 चीजें, कौन कौन सी? स्टॉक, डेटर और कैश। ठीक है, स्टॉक, डेटर और कैश आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ठीक है, करंट असेट्स के अंदर ये, लेकिन ये सम के अंदर वर्किंग कैपिटल किस तरह से, यानी डे टू डे किस तरह से हमें हमारे प्रोडक्शन हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, या फिर हमारे वेजेस हो गए, ओवरहेड हो गए, यानी एक्सपेंसेस हो गए, इसको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, ये पूरा हम लोग ये सम के अंदर देखने वाले हैं, करंट असेट्स और माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए भी करंट लायबिलिटी में मोस्टली कौन सी चीजें आती है? एक तो आपका क्रेडिटर और कुछ आउटस्टैंडिंग रहा हो, ठीक है, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा ये सम के अंदर भी कुछ नहीं है। फाइन, तो किस तरह से इसको हमें आइडेंटिफाई करना है या किस तरह से इसको सॉल्व करना है, वो हम लोग सब में देखने वाले हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखो, फर्स्ट आपको दिया है कि विच आइटम इज टू बी एस्टिमेटेड। ठीक है, विच आइटम इज टू बी एस्टिमेटेड, और फिर बाद में बोला है कि हाउ द रिक्वायर्ड अमाउंट इज टू बी एस्टिमेटेड, और लास्ट में रुपीस, रिजल्ट नहीं लिखना, वहां पे मैं लिखना है रुपीस। फाइन, अब फर्स्ट 3 कॉलम इसके अंदर है, अमाउंट लॉक्ड अप जो है उसके अंदर यूनिट पर मंथ, अभी आपको सम के अंदर ना पूरे साल का वो दिया रहेगा, अमाउंट प्रोडक्शन कॉस्ट समथिंग जो भी रहेगा वो आपको पूरे साल का दिया रहेगा, उसको हमें पर मंथ में कन्वर्ट करना है। पर मंथ में करना है यानी क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। ठीक है, तो मैं सब में बताऊंगी, यहाँ पे फिलहाल खाली फॉर्मेट देख लो तो कौन कौन सी चीजें आपको फॉर्मेट के अंदर प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट इसके अंदर आपको फर्स्ट कॉलम है यूनिट। ठीक है, फर्स्ट कॉलम किसके लगेगा? यूनिट के लिए। सेकंड कॉलम रेट के लिए। ठीक है, ये सब आपको सम के अंदर अवेलेबल रहने वाला है। फाइन, खाली यहाँ पे आपको उठा के डालना है। फर्स्ट आएगा कॉलम यूनिट के लिए, फिर है रेट, और फिर ड्यूरेशन ऑफ साइकिल यानी कि मंथ। हाँ, मंथ वहाँ पे आपको फॉर्मूलाज भी दे दिया है कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में a इंटू बी इंटू सी, जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अमाउंट मिलता है, लास्ट आपका फाइनल आंसर वो अमाउंट वाला देता है। ठीक है, तो फर्स्ट के करंट असेट्स। राइट, करंट असेट्स के अंदर अभी फर्स्ट आपको दिया है, ठीक है, फर्स्ट दिया है स्टॉक। फाइंड स्टॉक के अंदर अभी स्टॉक कौन किसके बेस पे रहेगा? रॉ मटेरियल के। ठीक है, स्टॉक के अंदर पहला रहेगा वो आपका रॉ मटेरियल। सम के अंदर ये पूरा आपको यूनिट दे दिया रहेगा, उसका परचेस कॉस्ट दिया रहेगा, और मंथली स्टॉक कितना लेना है वो भी सम के अंदर अवेलेबल रहेगा। फाइन, तो यूनिट भी दे दिया रहेगा, परचेस कॉस्ट और मंथली कॉस्ट, सॉरी मंथली स्टॉक, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? वहां पे रुपीस मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका स्टॉक, फिर नेक्स्ट आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल और सेकंड है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड आता है फिनिश गुड। तो पहला वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें, 3 की वर्क इन प्रोसेस रहेगा, कौन सा है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर अगर अब ये मटेरियल यानी रॉ मटेरियल वाला ही होगा वो,
फाइन। तो ये वापस यहाँ पे यूनिट आपको स्पेसिफाई रहेगा, वो यूनिट रॉ मटेरियल रेट और मंथली प्रोसेस, इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपके पास अमाउंट। लेबर वहां पे सम के अंदर वेजेस नाम भी आपके पास यूज किया रहेगा, ठीक है। तो लेबर भी हो सकता है और वेजेस भी हो सकता है। तो मटेरियल, उसके बाद लेबर, अगेन वहाँ पे यूनिट दिया रहेगा, वेज रेट दिया रहेगा और मंथली प्रोसेस। ये ध्यान में रखना, लेबर के बाद क्या है, ओवरहेड्स। तो लेबर और ओवरहेड ये दोनों को जब हम लोग लास्ट वाला जो कॉलम है ड्यूरेशन ऑफ साइकिल मंथ, सी वाला पार्ट, वहां पे उसका हाफ लेते 1/2, देखो इंटू 1/2, ये ऑलरेडी फॉर्मूला के अंदर फिक्स है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। 1/2 लिखो या फिर 1/2 करोगे, जब 1/2 करते तो आंसर कितना आता है, 0.5, ठीक है। तो वहां पे 0.5 भी लिख सकते हैं सम के अंदर। तो 1/2 लिखा तो भी रॉन्ग नहीं जाएगा, 0.5 लिखोगे फिर भी रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेबर और ओवरहेड के लिए यूनिट, फिर वेज रेट सम में दिया रहेगा, फिर वो मंथली प्रोसेस इनटू 1/2 करके जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको वहां पे रुपीस में डालना है, ठीक है। ओवरहेड भी सेम ऐसे ही। फिनिश गुड ये तीनों का टोटल करके आपको सम के अंदर ही वो दे दिया रहेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल दिया 40, लेबर दिया 10, ओवरहेड दिया 10, तीनों का टोटल करेंगे तो आपको फिनिश गुड मिलेगा। वो जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट पे, ठीक है, वो जाता है किसपे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे, जो रेट आपको सम के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो यूनिट सम के अंदर रहेगा, रेट पर यूनिट रहेगा और बाद में वहां पे मंथली स्टॉक, कितने मंथ का स्टॉक है वो भी अवेलेबल। ये जितना भी प्रोसेस, जितना भी दिया है ना आपको, सब सम के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ आपको उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट रुपीस में लिखना है। ये फिनिश गुड तक हुआ, ये पूरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ किसका, आपका स्टॉक का, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है डेटर्स। तो डेटर्स किस पे लेते हैं हम, सेलिंग पे, और क्रेडिटर को किस पे लेते हैं, परचेस पे। तो ये ध्यान में रखना, डेटर्स के लिए वहां पे डायरेक्टली डेटर्स के लिए आपको रेट नहीं दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, फाइन। यूनिट दिया रहेगा, सम के अंदर यूनिट रहेगा, रेट पर यूनिट के लिए सेल प्राइस, तो ये सम के अंदर आपको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, वो वहां पे डालना है। फिर मंथ ऑफ क्रेडिट टू डेटर्स, ये मंथ आपको स्पेसिफाई रहेगा सम के अंदर, इतनी चीजें को डालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, रुपीस में डाल देना। ये हो गया आपका डेटर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डेटर्स किस पे जाता है, सेल पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बहुत रेयरली सम में रहता है, हाँ बहुत रेयरली, अगर रहा तो फिर सेम इसी तरह से उसको भी कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद कैश, ये कैश आपको डायरेक्टली अमाउंट सम में दे दिया रहेगा, उसके लिए ना यूनिट ना ड्यूरेशन कुछ नहीं, डायरेक्टली कैश एंड बैंक बैलेंस अमाउंट गिवन रहेगा, ये अमाउंट आपको डायरेक्टली वहां पे लिखना है कैश के लिए। क्लियर है यहाँ तक, हाँ। ये आपका कंप्लीट होगा टोटल करंट असेट्स, ये सबका टोटल करोगे आपको मिलेगा टोटल करंट असेट्स। असेट्स समझ में आया, करंट असेट्स, ठीक है। कौन कौन सी चीज आएगी, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, और उसके बाद सेकंड डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस रहा तो सब में लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट आएगा आपका कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तीन तो फिक्स है, ठीक है, ये आएगा। अभी नेक्स्ट आपका करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं ना, ठीक है, तब आपको मिलता है वर्किंग कैपिटल। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा करंट लायबिलिटी, फाइन। तो उसके अंदर फर्स्ट है क्रेडिटर, सबको पता है करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट आता है हमारा क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर यानी सप्लायर, सबके अंदर सप्लायर नाम यूज किया रहेगा, तो वो ध्यान देना। और डेटर के साथ कस्टमर भी नाम यूज किया रहेगा, तो नाम शायद अलग हो सकता है तो, लेकिन चीज वो सेम है, ठीक है, मीनिंग सेम है। क्रेडिटर अगेन यहाँ पे आपको यूनिट दिया रहेगा, ये जाएगा किसके ऊपर, परचेस कॉस्ट पे, हाँ परचेस पे। डेटर किस पे जाता है, सेलिंग प्राइस पे, वैसे ही क्रेडिटर किस पे जाएगा, परचेस कॉस्ट पे, ठीक है। तो यूनिट, उसके बाद रेट आपको परचेस कॉस्ट का मिलेगा और मंथ सम के अंदर अवेलेबल रहेगा, कितने मंथ के लिए वो, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा अमाउंट, क्रेडिटर हो जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपको सम के अंदर हर एक चीजें दी रहेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम यूनिट, एक्सपेंसेस रेट दिया रहेगा और मंथ आउटस्टैंडिंग, कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग वहां पे रख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग सब पता है ना सबको, आउटस्टैंडिंग मीन्स स्टैंड और आउट हो, क्या आउटस्टैंडिंग का मीनिंग उधारी, ठीक है। बाकी वो आपको सम के अंदर रहेगा, मोस्टली वो रहता है लेबर और ओवरहेड पे। आउटस्टैंडिंग वो एक एडजस्टमेंट तरह रहेगा जो हम लायबिलिटी में लिखते हैं, याद है ना। आउटस्टैंडिंग को कौन सी साइड लिखते हैं हम, लायबिलिटी साइड लिखते हैं, ठीक है। तो वो वाला ये आउटस्टैंडिंग आएगा, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसका यूनिट और रेट और मंथ, ये सब आपको सम के अंदर अवेलेबल रहेगा और सॉल्व करके वो करना है, ये हो जाएगा। फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वो ये भी बहुत रेयरली सम में दिया रहेगा,
एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अगर एक समय मिला तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम रहता है ये। और उसको ये अमाउंट डायरेक्ट गिवन रहेगा, डायरेक्टली लिखना रहता है उसको। फाइन, इस तीनों का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? करंट लायबिलिटी। फाइन, तो हो गया आपका क्या? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। फाइन, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलने वाला है? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी, यानी कि टोटल करंट असेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस करना है। जब ये माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। आपका सम यहाँ तक ही रहेगा। अगर सम के अंदर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, MOS बोलते हैं उसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर सम में दिया है तो उसको ऐड करो तो लास्ट में आपको मिलता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटिंग, जो लेवल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे रहेगा। ये किस पे रहेगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी पे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।